स्वागत है आप सभी लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस पे शाम में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसमें हिस्ट्री को हम शुरू करने वाले हैं और ये इतिहास काफ़ी हमने डिटेल से हमने लिया है इसमें, और ये हमारा पहला वीडियो रहेगा इतिहास से। इसमें कई परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये वीडियो आप सभी लोगों को दी जा रही है और इसका जो कंटेंट है वो कई परीक्षाओं को जो कवर करेगा। आप चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हों या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हों या किसी और अदर स्टेट की पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं, किसी भी आप यदि अदर स्टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। अगर आप किसी और भी परीक्षा देना चाहते हैं जहाँ इतिहास का पोर्शन पूछा जाता है, तो वहाँ पर ये वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए कारगर रहेगी। तो आइए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और वीडियो यदि अच्छी लगे आप सभी लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं प्लासी की पृष्ठभूमि। तो प्लासी की पृष्ठभूमि से हम पहले शुरुआत करते हैं कि प्लासी की पृष्ठभूमि को पहले हम समझते हैं कि प्लासी की पृष्ठभूमि क्या है। तो पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, भारत में जब मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समय, उस समय भारत में जब मुग़ल बादशाह चल रहा था, तो औरंगज़ेब के समय में बंगाल अत्यधिक समृद्ध और प्रांत हुआ करता था। जो बंगाल था वो काफ़ी अत्यधिक समृद्ध प्रांत हुआ उस टाइम हुआ करता था। अपनी समृद्धि के कारण ही बंगाल विदेशी कंपनियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। बंगाल इतना समृद्ध था कि यानी विदेशी कंपनियों के वो आकर्षण केंद्र बना होता था। विदेशी कंपनी भारत से अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। यानी देखो, बंगाल से व्यापार की वृद्धि के लिए जो है ब्रिटिश जो कंपनियां थी वो जो है अपना प्रभुत्व यहाँ स्थापित करना चाहती थी। बंगाल में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सफलता प्राप्त हो गई। ये प्लासी की पृष्ठभूमि है पहली। अब इसमें देखिए, भारत में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता बंगाल में प्राप्त किया। तो प्रश्न मान लो पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कौन सी सत्ता प्राप्त की, तो राजनीतिक सत्ता प्राप्त की। कहाँ पर? बंगाल में। यह सत्ता अंग्रेज़ों ने बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध तथा 1764 के बक्सर के युद्ध को जीतने के उपरांत जो है इन्हें प्राप्त हो गई थी। तो ये जो है इन्हें बंगाल की अब इन्हें सत्ता किसको प्राप्त हो गई, कौन सी? यानी जो 1757 का जो प्लासी का युद्ध था वो, और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, उसके जीतने के उपरांत जो है अंग्रेज़ों को जो बंगाल की सत्ता प्राप्त हो गई है। अब इसके आगे की कहानी को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से कहानी को हम ध्यान समझते हैं। देखिए, बंगाल के नवाब के साथ जो है अंग्रेज़ों की पृष्ठभूमि क्या रही है उस पर हम थोड़ा नज़र डालते हैं। तो मुग़ल काल में बंगाल एक विशाल प्रांत था, बहुत बड़ा विशाल ये प्रांत था, और मुग़ल कालीन में सर्वाधिक संपन्न राज्य भी था। काफ़ी जो है मुग़ल कालीन जब था उसमें तो काफ़ी सर्वाधिक संपन्न राज्य भी था। इसके लिए इसके अंतर्गत देखिए कितने देश आते हैं। बांग्लादेश, जो आज बांग्लादेश है, वो इसी बंगाल के यानी बंगाल के अंतर्गत ही आता है। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है। देखिए, ये इतना बड़ा क्षेत्र है जो काफ़ी सर्वाधिक संपन्न उस समय ये जो है क्या राज्य हुआ करता था। औरंगजेब ने सन 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को राजस्व प्रशासन में सुधार लाने के लिए बंगाल का दीवान राजस्व का संग्रहण नियुक्त किया। यानी जो मुर्शीद कुली खां ने वो राजस्व में प्रशासन को सुधार लाने के लिए बंगाल का दीवान जो है राजस्व का क्या नियंत्रण इन्हें जो है नियुक्त किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने स्वयं को बंगाल का शासक जो है घोषित कर लिया। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वयं का क्या घोषित कर लेता है, स्वयं को शासक घोषित कर लेता है। मुर्शीद कुली खां ने पहला एक ऐसा शासक था जिसके नेतृत्व में बंगाल 1757 ईस्वी तक धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। धीरे आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हम देखते हैं। देखिए, यहाँ मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया, और मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में नए भू राजस्व सुधार किए गए। अब देखिए, यहाँ मुर्शीद कुली खां ने जो बंगाल में नए भू राजस्व व्यवस्था क्या किए, सुधार किए हैं, और उसने भू राजस्व की वसूली के लिए नए कुलीन वर्ग का गठन भी किया है, और इन्हीं कुलीन वर्गों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करवाई। ये जो नए कुलीन वर्ग जो गठित किए गए थे, इन्हीं कुलीन
वर्गों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली करवाई जा रही थी। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इजारा व्यवस्था को लागू किया। इजारा व्यवस्था मतलब जो ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की जो व्यवस्था होती है उसको इजारा व्यवस्था कहते हैं, प्रारंभ की। और इजारा व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से भू राजस्व वसूलने का कार्य जमींदार वर्ग को दे दिया गया। अब यहाँ से जो यानी किसानों से जो भू राजस्व वसूलने का जो कार्य था वो कौन करते थे? जमींदार लोग वर्ग करते थे। यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है, कालांतर में 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का गठन किया। अब ये परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का गठन किसने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? 1793 ईस्वी में गठन किया। इस व्यवस्था में जिन जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था वे वास्तव में ये वही बंगाल के जमींदार थे जिन्हें मुर्शीद कुली खां ने इजारा व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त किया था। ये यहाँ पर जो है यानी वही जो है यहाँ पर क्या किए गए थे, वो लोग नियुक्त किए गए थे जिन्हें मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था? नियुक्त किया था। ये इजारा व्यवस्था के अंतर्गत इन लोगों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम यहाँ से समझते हैं, देखिए यहाँ से मुर्शीद कुली खां से लेकर के अली वर्दी खां के नवाब बनने तक बंगाल से पहले भी ज़्यादा संपन्न हो चुका था। बंगाल जो है पहले से भी क्या हो चुका था? ज़्यादा संपन्न हो चुका था। इसका लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियों अर्थात अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों, डचों में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली थी। यानी अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली थी। इन बस्तियों में हुगली सबसे महत्वपूर्ण बस्ती थी। जो इन जितनी बस्तियां स्थापित की गई इसमें इस बस्तियों में सबसे जो महत्वपूर्ण बस्ती थी वो जो कौन सी थी? हुगली महत्वपूर्ण इसमें सबसे बस्ती थी। 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात, अब 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसका दामाद जो है सुजाउद्दीन बंगाल के शासन की बागडोर संभाली और 1739 ईस्वी में बंगाल पर शासन किया। 1739 ईस्वी तक ये जो है शासन करते हैं। तो सुजाउद्दीन जो है देखिए 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होती है, लेकिन उसके बाद में जो है सुजाउद्दीन बंगाल के शासन की बागडोर संभालते हैं और 1739 तक जो है ये क्या शासन करते हैं। सुजाउद्दीन के पश्चात उसका बेटा, जो सुजाउद्दीन का उसका बेटा था सरफराज खां, वो गद्दी पर बैठा, किंतु सरफराज खां को 1739 से 40 ईस्वी में गद्दी से हटाकर अली वर्दी खां को स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सरफराज खां को 1939-40 में गद्दी से हटा दिया और अली वर्दी खां ने स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अली वर्दी खां बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था। जो अली वर्दी खां बना हुआ है ये जो है बंगाल का एक शक्तिशाली शासक था। यह बंगाल का अंतिम शासक था। ये भी ध्यान रखना है, अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि बंगाल का अंतिम शासक कौन सा था तो वो कौन सा? अली खां था। नेक्स्ट है अली वर्दी खां था जिसने यूरोपीय कंपनियों पर नियंत्रण बनाए रखा। देखिए ये अली वर्दी खां जो क्या था, उसने जो है यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रण बनाए रखा। अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों की कलकत्ता बस्ती और फ्रांसीसियों के चंद्रनगर बस्तियों के किलेबंदी का सफलतापूर्वक इसने विरोध किया। किसने? अली वर्दी खां ने। नेक्स्ट टाइम यहाँ से समझते हैं, देखते हैं थोड़ा। अली वर्दी खां ने यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा था कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, किंतु यदि इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये अली वर्दी खां ने कहा था। किसके? यूरोपीय कंपनियों के बारे में कहा था कि यदि शहद देंगी, किंतु यदि अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? अली वर्दी खां ने। नेक्स्ट अब यहाँ से देखिए यानी सिराजुद्दौला आते हैं और सिराजुद्दौला थोड़ा जो है बताते हैं। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी था। जो यानी अभी अली वर्दी खां था ये उसका उत्तराधिकारी था। कौन? सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका दैहिक पुत्र यानी क्या होना सिराजुद्दौला अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना और इसी समय 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हो जाता है। कई बार परीक्षा में सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो 23 जून 1757 ईस्वी में कौन सा हुआ है? प्लासी का युद्ध हुआ है। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा हुआ है ये प्रश्न। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। जो प्लासी की युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो यहाँ से हम देखते हैं बंगाल का नवाब
बनने के बाद सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी थे जो कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। ये सिराजुद्दौला के 3 प्रतिद्वंदी ये थे जो शौकतगंज था, इसका चचेरा भाई था, और घसीटी बेगम इसकी जो मौसी थी, और मीर जाफ़र इसका सेनापति था। ये सिराजुद्दौला के यानी शौकतगंज उसका चचेरा भाई था और घसीटी बेगम जो थी वो उसकी मौसी थी, और मीर जाफ़र जो है उसका सेनापति था। अब इन्हें देखिए क्या करते हैं, यहाँ से देखिए नवाब सिराजुद्दौला, ये 3 प्रतिद्वंदियों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया, और इस षड्यंत्र से बचने के लिए सिराजुद्दौला ने यहाँ से सिराजुद्दौला ने अपने चचेरे भाई शौकतगंज को मरवा दिया। अब चचेरा भाई और उसकी मौसी और उसका जो सेनापति थे, ये तीनों मिलकर इसके खिलाफ क्या अंग्रेज़ों से मिलकर के षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए इसने जो है अपने चचेरे भाई शौकतगंज को क्या कर दिया, मरवा दिया। और इस षड्यंत्र में शामिल मौसी इसकी घसेटी बेगम को जेल में बंद करवा दिया, और सेनापति मीर जाफ़र जो उसको था उसको हटा करके मदान को सेनापति नियुक्त कर दिया। और उसको जो है यहाँ से सेनापति हटा दिया, किसको, जो उसका सेनापति था मीर जाफ़र, उसको जो है सेनापति से हटा दिया और मीर मदान को जो है सेनापति नियुक्त कर दिया। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से 3 प्रमुख मुद्दों पर मतभेद था जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये तीनों जो प्रमुख मुद्दे हैं ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से ये 3 प्रमुख बिंदु हैं देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्रकारियों को बढ़ावा देना था, ये पहला एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा क्या था कि नवाब के अनुमति के बिना पोर्ट विलियम के किलेबंदी और उसके सशक्त करना था इसके। नेक्स्ट है, और तीसरा यहाँ से कौन सा पॉइंट था देखिए, अंग्रेज़ों को मुग़ल शासक द्वारा सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार जो है इसे प्राप्त होना था। ये भी जो है इसके ये 3 महत्वपूर्ण इसके क्या थे, मतभेद थे, और यही 3 प्रमुख इनके बिंदु जो हैं मुद्दे बने हुए थे। नेक्स्ट हम यहाँ से समझते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, 1690 ईस्वी में औरंगजेब के एक फरमान ने 3000 रुपये की वार्षिक अदायगी के बदले में कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया था। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह उत्तराधिकारी बना, किंतु औरंगजेब के बाद कोई भी मुग़ल उत्तराधिकारी योग्य सिद्ध नहीं हुआ। देखिए, जब यानी उसके औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो बहादुर शाह उत्तराधिकारी बना, लेकिन किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुग़ल उत्तराधिकारी योग्य सिद्ध नहीं हुआ, और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ही अंग्रेज़ों का मुग़ल शासन पर क्या हो गया, प्रभाव बढ़ता गया। 1717 ईस्वी में मुग़ल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। अब फर्रुखशियर जो था अंग्रेज़ों को बंगाल में कर मुक्त यानी कर से मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया, जिसे दस्तक कहा गया है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। दस्तक के माध्यम से मुग़ल बादशाह ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने के कलकत्ता के आसपास के गांवों को लगान पर लेने और शाही टकसाल का उपयोग करने का अधिकार भी दे दिया गया था। फरमान भी कंपनी तथा बंगाल के नए स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खां के बीच टकराव एक नया कारण बना, जो है इसके बीच में यानी मुर्शीद कुली खां और बंगाल के नवाब जो थे इनके बीच क्या बच गया, टकराव जो है एक नया कारण बन गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ से देखिए कंपनी के उत्तराधिकारियों ने दस्तक का जमकर दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, और दस्तक के इस दुरुपयोग से मुर्शीद कुली खां को राजस्व की हानि होने लगी, और जिसे अतः मुर्शीद कुली खां राजस्व की हानि होने के कारण शुल्क जो मुक्त व्यापार का विरोध करना शुरू कर दिया था, उसे मुर्शीद कुली खां ने शुल्क मुक्त व्यापार के इस प्रावधान को कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर लागू करने से मना कर दिया, कहा कि हम इसको लागू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है अगला देखिए, मुर्शीद कुली खां ने कंपनी को 38 गांव खरीदने और टकसाल संबंधी विशेषाधिकार देना भी अस्वीकार कर दिया, यानी 38 गांव और टकसाल संबंधी जो विशेषाधिकार उनको देने थे वो भी उसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। इस तरीके से कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच 1717 ईस्वी से टकराव बढ़ता ही जा रहा था। फिर इसके बाद में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी दस्तक को अपने से निम्न अधिकारियों को बेच दिया करते थे, जिसके कारण भी बंगाल के नवाब को राजस्व में घाटा होता था, और इस कारण से
और नवाबों के बीच टकराव का एक बड़ा मुद्दा बन गया, जिसे भारत में साम्राज्यिक शक्ति के रूप में कंपनी के उदय का आधार भी तय हुआ। यहाँ तक तो कहानी हमको अच्छे से समझे। आगे 1755 में नवाब की अनुमति के लिए अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के किले बंदी की मरम्मत करवाने लगे थे। यानी जो देखिए किला है जो उसके जब 1755 ईस्वी में नवाब की अनुमति के लिए यानी अनुमति के बिना अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के जो किले थे किलेबंदी की जो है मरम्मत करवाने लगे थे और नवाब की सत्ता की खुली अवज्ञा करते हुए उसके दरबार में भागने वालों को संरक्षण भी प्रदान करने लगे। अब यहाँ से जो लोग भाग करके जाने लगे उनको क्या संरक्षण जो है लोग प्रदान करने लगे थे। तो यहीं अब ये देखिए ये जो उस समय प्लासी की जो लड़ाई हुई थी पृष्ठभूमि ये उसका जो है यहाँ पर डायग्राम में चित्र दिखाया गया है। ये प्लासी की पृष्ठभूमि है यहाँ से। तो इसमें देखिए ये 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी के तौर पर जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उसने कंपनी के द्वारा होने वाले दस्तक के दुरुपयोग का, क्योंकि उस समय दस्तक का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा था, दस्तक का दुरुपयोग को रोककर अंग्रेज़ों के निजी व्यापार को पूरी तरीके से रोक देने की धमकी दी और नवाब द्वारा दिया गया यह आदेश अंग्रेज़ों को नागवार गुजरने लगी और नवाब के द्वारा इस कंपनी को दिया गया यह आदेश नवाब और कंपनी के बीच जो है टकराव का प्रबल कारण बना। युवा नवाब सिराजुद्दौला के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करने का निश्चय किया और नवाब के खिलाफ अंग्रेज़ों का मुख्य मोहरा नवाब का पूर्व सेनापति और मीर जाफ़र जो है बना। अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपने साथ कर लिया। यही मीर जाफ़र नवाब के पतन और अंग्रेज़ी हुकूमत को भारत में स्थापित करने का कारण जो है सिद्ध हुआ था। तो ये हमारी यानी प्लासी की जो पृष्ठभूमि थी उसको हम देखे हैं। बाकी वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की फ़िलहाल वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। बाकी का इसका वीडियो जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।